गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इससे पहले हमने किया इतिहास दर्शन, पद्धतियाँ, कालक्रम और नामांकन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे इतिहास लेखन परंपरा की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की शुरुआत है 19वीं शताब्दी से हुई थी। और इससे पहले मध्यकाल में जैसे 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि में भी मतलब कवियों की बारे में जानकारी मिलती है हमें, परंतु इसमें वो हमें कालक्रम अनुसार जो वर्णन हमें चाहिए वो नहीं मिलता, उसका अभाव पाया जाता है, इसलिए इनको इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जाता है। तो इसके बाद जो 19वीं शताब्दी में इतिहास ग्रंथ की लेखन परंपरा की शुरुआत हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न इतिहासकारों ने हिंदी के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। तो जो फर्स्ट प्रयास किया था वो थे गारसादी तासी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गारसादी तासी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने हिम्मत की थी, मीन्स प्रयास किया था। और यह एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। तो हमने पीछे जो पद्धतियाँ की थी उसमें जैसे थी वर्णानुक्रम पद्धति। तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा गारसादी तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखा। गारसादी तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए इतिहास ग्रंथ लिखा। तो फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मतलब प्रथम प्रयास ही गारसादी तासी जी ने किया था। तो इसलिए हिंदी साहित्य का अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है किसने लिखा, तो आएगा गारसादी तासी। सिर्फ प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी ने, मतलब सिर्फ ये लिखा हो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम प्रयास किन्होंने किया था, गारसादी तासी जी ने। ठीक है, और प्रथम प्रयास ही गारसादी तासी जी ने किया था। ठीक है, और इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। ठीक है, इस ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, इसके 2 संस्करण रहे हैं। इस हिंदी साहित्य के इतिहास जो इन्होंने लिखा था, इसके 2 संस्करण रहे। जो पहला संस्करण था मेन वो था, उसके 2 भागों में, उसको 2 भागों में बांटा गया है। और उसका जो पहला भाग, उसका प्रकाशन हुआ 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ 1847 ईस्वी में। तो इस तरह इस इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट जो प्रकाशन 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वर्णानुक्रम पद्धति में यह लिखा गया। वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में आपको बताया था कि वर्ण के अनुसार इतिहासकारों के, कवियों के नाम, जैसे कैसे जो इतिहासकार है या कवि है, तो कै वालों को, फिर खे वालों के वर्ण के अनुसार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इसको कहा गया है वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया गया था। और इसमें जो गारसादी तासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है उसमें सिर्फ हिंदी और उर्दू को कवियों को स्थान दिया। अन्य भाषाओं के जो कवि थे, संस्कृत है, जैसे प्राकृत भाषा है, पाली है, इससे संबंधित रचनाकार या कवियों को स्थान नहीं मिला।
गारसादी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिर्फ हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान दिया। और कुल जो कवि थे वो 738 कवि थे इनके इतिहास में। इनके इतिहास ग्रंथ में जो कवियों का वर्णन किया गया था वो 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे और बाकी जो सारे थे उर्दू के कवि थे। कुल कितने थे? 738 और 72 हिंदी के थे और बाकी जो बचे हुए सारे उर्दू के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। और इन्होंने काल विभाजन की कोई प्रयास नहीं किया, अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया और इनका इतिहास जो था 24 अध्याय में बंटा हुआ था। हिंदी साहित्य का जो इन्होंने इतिहास लिखा गारसादी ने, उनके 2 एडिशन रहे। पहले एडिशन के बारे में हमने अभी बात की और एक सेकंड जो संस्करण था, एडिशन था, उसके 3 भाग थे। पहला और जो दूसरा भाग है वो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा जो भाग है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम था एंडोई साहित्य का इतिहास और इसका प्रकाशन हुआ 1952 में। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। डॉक्टर मीन्स इस जो गारसादी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया और कब किया गया? 1952 ईस्वी में। ठीक है, फिर है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुरा या तज़किरा-ए शुरा-ए हिंदी के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुरा या तज़किरा-ए शुरा-ए हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा और 1848 में फारसी में इसका अनुवाद किया। 1848 में फारसी में इसका अनुवाद किया और इसमें 1004 कवि थे, जिसमें 60 कवि हिंदी के थे। एक टोटल 1004 कवि थे और 60 कवि हिंदी के थे। तो यह था गारसादी द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ और जिसको लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो गारसादी के बारे में आपने और भी सुना होगा कि जो गारसादी था यह उर्दू के पक्षधर था, मीन्स उर्दू का पक्ष रखने वाला था और यह हिंदी का कट्टर विरोधी था। यह भी एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला कि गारसादी है जो हिंदी के कट्टर विरोधी थे और उर्दू के पक्षधर थे। तो यह थे गारसादी द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी का इतिहास और इसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट करेंगे हम शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज इतिहास के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज और इनका जो इतिहास ग्रंथ का जो समय था 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से है और 1883 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था और इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी में लिखा गया प्रथम जो इतिहास है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का इसको प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। प्रस्थान बिंदु होता है जिसे पुरानी परंपरा का अंत और नई की शुरुआत। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रस्थान, कब उन्होंने प्रस्थान किया था, कितने बजे प्रस्थान किया था, कब किया था। प्रस्थान मीन्स वहाँ से जाना, शुरुआत मीन्स कह सकते हैं प्रस्थान करना।
तो इस तरह इसमें इस सेंस में आएगा कि इस साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु मीन्स शुरुआत की थी, नई परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदी साहित्य हिंदी में लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी में लिखा गया था, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का दो प्रस्थान बिंदु मीन्स शुरुआत की थी। इतिहास लेखन जो हिंदी में लिखा था उसकी प्रस्थान बिंदु में शुरुआत की थी परंपरा की। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें शिव सिंह सेंगर जी के इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन है, और इसमें वर्णानुक्रम पत्ति का प्रयोग किया गया। मैं तुम्हें पहले भी बताया है कि गारसादी तासी और शिव सिंह सेंगर जी ने, इन दोनों ने वर्णानुक्रम पत्ति का प्रयोग किया इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। फिर है इन्होंने जो अब शिव सिंह सरोज है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें अनेक कवियों का रचना काल, जन्म काल, कृतियों के बारे में इस इतिहास ग्रंथ में लिखा। और इसके बावजूद अनेक कमियां भी थी इस इतिहास ग्रंथ में, परंतु कमियों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी सामग्री को इस इतिहास में इकट्ठा किया। अनेक कमियों के बावजूद तत्कालीन समय तक मीन्स जब यह इतिहास ग्रंथ का संपादन हुआ या इतिहास ग्रंथ तैयार किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, उस समय तक, तत्कालीन समय तक कि जो पहले का जो था सामग्री उसको इकट्ठा करने का इन्होंने प्रयास किया, इकट्ठा किया। तत्कालीन समय तक की जानकारी को इन्होंने एकत्रित किया अपने इतिहास ग्रंथ में। ठीक है, फिर है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। गारसादी तासी ने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया और इन्होंने भी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर इस इतिहास ग्रंथ का जो संपादन कहाँ हुआ, मीन्स प्रकाशित कहाँ हुई, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुई। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुआ शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी ये शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। अब आगे हम करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके द्वारा लिखे इतिहास ग्रंथ का नाम है, और इसका समय है 1888 ईस्वी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा, गारसादी तासी ने फ्रेंच में लिखा, शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी में लिखा, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह संस्था थी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से एक संस्था थी। वहाँ पर एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह लिखा गया, पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में यह लिखा गया, और 1888 में यह प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन संस्था का क्या नाम था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तब तो यह पत्रिका में विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, परंतु 1889 ईस्वी में इसको एक किताब का रूप दे दिया था। ठीक है, और इसमें कालक्रम अनुसार पत्ती का प्रयोग किया गया। जैसे गारसादी तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पत्ती का प्रयोग किया था, और इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कालक्रम अनुसार पत्ती का प्रयोग किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिर्फ हिंदी कवियों को, रचनाकारों को अपने इतिहास ग्रंथ में लिया है। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है या किसके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है जिसमें सिर्फ हिंदी कवियों को स्थान मिले, अन्य किसी भाषा के कवियों को स्थान नहीं मिला। तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, उसमें केवल हिंदी रचनाकारों को स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, यह इतिहास ग्रंथ 11 अध्यायों में लिखा गया, और हर अध्याय को एक
युग एक काल का रूप दिया है। 11 अध्यायों में इस इतिहास ग्रंथ को बांटा गया है और हर अध्याय को एक समय मीन्स काल या युग कह सकते हैं का रूप दिया गया था। ठीक है, फिर ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा और किसमें कहा? किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसमें कहा? अपने इतिहास ग्रंथ में। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। ठीक है, फिर पहला काल विभाजन का प्रयास भी इन्होंने ही किया। जो गारसादी तासे और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। अपने इतिहास को जो काल के अनुसार बांटने का मीन्स प्रयास ही नहीं किया। किसने शुरुआत की थी? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को काल विभाजन में बांटने का जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। और इन्होंने इनके इतिहास ग्रंथ को नीम का पत्थर कहा जाता है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो नीम में जो पत्थर लगता है या नींव है उसको मजबूत बनाते हैं ताकि उस पर जो मकान बने, बिल्डिंग बने वह अच्छी रहे, मजबूत रहे। तो नीम का पत्थर मीन्स मजबूत चीज़। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने का जो इतिहास ग्रंथ था उसको नीम का पत्थर बोला जाता है। और उसी नीम के पत्थर पर ही आचार्य शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास रूपी ग्रंथ जो था, हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ था, ग्रंथ रूपी भवन तैयार किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसको नीम का पत्थर मानकर शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ रूपी भवन तैयार किया था। इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन के समय जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे इतिहास ग्रंथ से सामग्री ली या उससे सामग्री लेकर अपने इतिहास ग्रंथ की स्थापना की थी, प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको नीम का पत्थर कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी के इतिहास ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास को। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। अब हम इसके बाद करेंगे मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित मिश्र बंधु विनोद इतिहास के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे मिश्र बंधु के बारे में। तो मिश्र बंधु के नाम से इनका एक 3 भाइयों का एक ग्रुप था, इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन थे मिश्र बंधु में? पंडित गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप जिसको कहते हैं मिश्र बंधु। ठीक है, तो मिश्र बंधु जो है उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा, और यह एक विशाल ग्रंथ माना जाता है और अपने समय का यह एक प्रसिद्ध या फेमस कह सकते हैं ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद के नाम से, और मिश्र बंधुओं द्वारा रचित यह इतिहास ग्रंथ था। और इसको 4 भागों में बांटा गया था। पहले 3 भाग का प्रकाशन हुआ 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। ठीक है, फिर है इस विशाल ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। लगभग 5000 कवियों का वर्णन है, परंतु अगर वास्तविक सही संख्या बताएं तो इसकी संख्या है 4591 कवियों का वर्णन है इस इतिहास ग्रंथ में। कितना है? 4591 कवियों का वर्णन है, लगभग 5000 कवि हम कह सकते हैं। और मिश्र बंधु ने पहली बार काल विभाजन का जो समुचित विकास कह सकते हैं, जो अच्छी तरह इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है, तो मिश्र बंधुओं द्वारा पहली बार समुचित काल विभाजन का विकास कह सकते हैं, प्रयास कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर हिंदी साहित्य को 5 भागों में। इन्होंने जो काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है, फिर उसका 3 भागों का उपविभाजन किया है। इस तरह कुल
8 भाग हो गए। तो मिश्र बंधु विनोद में जो हिंदी साहित्य को 8 भागों में बांटा हम कह सकते हैं। 5 मेन मुख्य और 3 उप विभाजन है, तो कुल 8 भागों में इसको बांटा गया है। और हिंदी साहित्य के जो इतिहास है मिश्र बंधु विनोद के नाम से है। इसमें जो आरंभिक काल है, आदिकाल है, उसको आरंभिक काल बोला गया है। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। और प्रकाशन जो संस्था है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से ये प्रकाशित हुआ है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास है यह प्रकाशित हुआ था। और इसमें इतिहास ग्रंथ में कवियों को श्रेणियों में बांटा गया था। उत्तम कवि, मध्यम कवि, सामान्य कवि, इस तरह 3 भागों में कवियों को बांट दिया था, 3 श्रेणियों में बांट दिया था। ठीक है। और शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का इसको उपजीव्य कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय इस सामग्री को लेकर लिखा। इसको उपजीव्य मानकर शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद का जो इतिहास है इसको उपजीव्य मानकर अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की थी। तो यह था मिश्र बंधु विनोद द्वारा रचा गया विशाल ग्रंथ। ठीक है। अब आगे हम करते हैं इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ग्रंथ। ये नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनका जो समय है प्रकाशन है 1929 ईस्वी। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। यह हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा और इन्होंने जो कालक्रम अनुसार इतिहास को जो बांटा है, इसको लेकर ही प्रवृत्ति जो इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने इसी को आधार मानकर ही आगे जो रचना की कार्य किए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो विभाजन है, इतिहास ग्रंथ का विभाजन है, समय का विभाजन किया गया, इसी को ही मानकर आगे प्रवृत्ति इतिहासकारों ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है। तो और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने जो इतिहास का जो विभाजन किया है और उनका नामकरण किया है वो दोहरा नामकरण किया है। तो इन्होंने क्या है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को आदिकाल कहा इन्होंने, और जो मध्यकाल है उसको 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस तरह इन्होंने काल विभाजन किया। और दूसरा नाम आदिकाल को ही, यह तो हो गया समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कह सकते हैं हम, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, समय के अनुसार। ठीक है। और फिर दूसरा जो नामकरण किया शुक्ल जी ने, वो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो यह जो काल विभाजन, ये नामकरण किया, यह इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर किया। जैसे आदिकाल के समय वीरगाथा काल, वीरगाथा मीन्स वीरों का समय था, वीर गाथाएँ गाई गई, लिखी गई उस समय, तो इसीलिए प्रवृत्ति के आधार पर कह सकते हैं। इसी तरह पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का समय था और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, श्रृंगार का, जो श्रृंगार संबंधी रचनाएं लिखी गई उस समय, लक्षण ग्रंथ, तो इसीलिए इनको रीतिकाल का नाम दिया। फिर आधुनिक काल के समय जो गद्य की शुरुआत हुई थी, काफ़ी भरपूर मात्रा में गद्य लिखा गया था, तो इसको गद्य काल का नाम दिया। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है। और आदिकाल को इन्होंने एक बांटा है 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक का जो समय है, इन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल माना है। और फिर 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक का समय पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं या फिर भक्ति काल कह सकते हैं। फिर 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का समय जो है, यह है रीतिकाल का
या उत्तर मध्यकाल कह सकते हैं। फिर आ गया 1900 विक्रमी संवत से 1984 ईस्वी तक का जो समय था वह आधुनिक काल और गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया और नामांकन किया। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसको मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर माना जाता है मीन्स सब ने इसका प्रयोग किया। इसका जो काल विभाजन था इन्होंने किया था, प्रवर्ती इतिहासकारों ने इसी का ही आधार मानकर आगे प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में, जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और एकांकीकार थे। अनेक एकांकियाँ लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा, अनेक एकांकियाँ लिखी गई और नाटक लिखे गए। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और समय है इसका 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह ग्रंथ जो है आलोचनात्मक इतिहास, यह ग्रंथ पूरा नहीं लिखा गया, अधूरा ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति काल तक का वर्णन है, आदिकाल और भक्ति काल का वर्णन है। आगे रीति काल, आधुनिक काल का वर्णन इसमें नहीं है। तो यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सिर्फ भक्ति काल तक का वर्णन है। और समय 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का इसमें वर्णन है। आगे के समय का इसमें इतिहास ग्रंथ में नहीं लिखा गया। ठीक है, और रामकुमार वर्मा जी ने, जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांटा है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो सूफी संत सूफी और जो संत काव्य का जो नाम दिया भक्ति काल में, वह नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा यह नाम दिया गया, संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से। तो संत काव्य ज्ञान मार्गी हो गया, सूफी हो गए प्रेम मार्गी शाखा। तो यह जो सूफी और संत काव्य का जो नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो यह भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो यह आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात, और गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और विशेष इन्होंने अपना भूमिका निभाई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को 3 किताबों में लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 ईस्वी में। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 किताबों के रूप में हमारे हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक पहले साहित्यकार थे जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ मतों को का विरोध किया था, सहमत नहीं थे। तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शुक्ल जी के कुछ मतों का विरोध किया था, उनके मत से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो यह थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा। नेक्स्ट करेंगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और उसका समय है 1965 ईस्वी। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल। हमने पहले पढ़ा था मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था, और प्रारंभिक काल किन्होंने कहा है?
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त में। तो इस क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है आरंभिक और प्रारंभिक काल में, तो इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि आरंभिक काल का है मिश्र बंधुओं ने और प्रारंभिक काल का है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो इस तरह से हमने हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार मेन है, मुख्य इतिहासकार है, 8 इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसका थोड़ा डिटेल हमने पढ़ा। और आगे जो हम इतिहासकार और उससे संबंधित इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतिहासकार और उससे संबंधित इतिहास का ग्रंथ का नाम ही पढ़ना है। तो ये सिर्फ शुरू में जो 8 इतिहासकार है, साहित्यकार है, जैसे गारसादी तासी हो गया और मिश्र बंधु है, शिव सिंह सेंगर जी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो यह मेन इतिहासकार थे शुरुआत में। इसके बारे में डिटेल करना और बाकियों का नाम। हाँ जी, आगे हम करेंगे। पहले हमने 8 मुख्य जो इतिहासकार थे उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम करेंगे जो ये इतिहासकार हैं इनका नाम और इतिहास का नाम, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, इनके बारे में डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन ये इतिहासकार है उनका नाम और इतिहास, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास के नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 9th है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है उसका नाम है रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है यह भी फेमस है और इसका नाम है रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र ने जो इतिहास लिखा है वह रीति काव्य तक ही लिखा है। नेक्स्ट है विश्व प्रसाद मिश्र। विश्व प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का अतीत के नाम से इन्होंने इतिहास लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास का इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित इतिहास से लिखा है। ठीक है। आगे हम जैसे आलोचना, निबंध भी करते हैं, तो ये भाषा और साहित्य से संबंधित इन्होंने काफ़ी लिखा है। नेक्स्ट आ गया फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास है उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है नागरी परिचारणी सभा। तो नागरी परिचारणी सभा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उनका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इनका जो नागरी परिचारणी सभा द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। बृहद मीन्स बड़ा, विशाल। नेक्स्ट आ गया फिर सूर्यकांत शास्त्री जी। इनके द्वारा लिखा जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट आ गया फिर सुमन राजे। सुमन राजे द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसमें क्या पॉइंट है? संवेदना। तो इनके जो निबंध ले लो, आलोचनाएं ले लो, उसमें भी संवेदना वर्ड काफ़ी प्रयोग में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया साहित्य ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे आप और विधाएं करोगे तो वहाँ आपको सहायता मिलेगी इस टाइप की। जैसे मैंने संवेदना शब्द बताया है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित ले लो। ठीक है। इनकी रचनाओं में, इनके साहित्य में आता है, विधाओं में आता है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छे से याद होएगी ये चीज़ें। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। तो डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर है जो इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य।
नेक्स्ट आ गया फिर प्रभुदयाल मित्तल। प्रभुदयाल मित्तल द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वो है चैतन्य संप्रदाय और इसका इतिहास। प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और इसका इतिहास। नेक्स्ट आ गया फिर मोतीलाल मेनरिया। मोतीलाल मेनरिया ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। इनके दो नाम हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा के बारे में पढ़ा कि विभिन्न इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया, हिंदी साहित्य लिखा और उनके अलग अलग नाम थे। तो इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में जो 8 इतिहासकारों द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, वो तो उनकी डिटेल जानकारी है हिंदी साहित्य के बारे में, ठीक है, तो वो अलग है। और इसके अलावा ये जो है बाकी इतिहासकार और इतिहास ग्रंथ, तो ये तो है ही 20 तक। इसके बाद अगर आपके पास जो भी बुक, जिस भी राइटर की बुक हो, उसमें और भी इसके अलावा भी नाम हो इतिहासकार और इतिहास का नाम, तो आपको वो सारे लर्न करने ज़रूरी है। कई बार ऐसा आ जाता है कि इतिहासकार कौन है और हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने कौन से नाम से लिखा है, इस टाइप सा मैच में भी आ जाता है, मिलान में, तो आपको यह लर्न करना ज़रूरी है। और जैसे गारसादितासी है, ग्रियर्सन जी है, मिश्रबंधु है, और इन्होंने जो डिटेल साहित्य के बारे में लिखा उसको भी लर्न करना ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में आज हमने पढ़ा, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि इससे संबंधित आपको एक छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ आपको इसमें ऐड करवा दूं, लिखवा दूं और आपको बता दूं। तो आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना और अच्छे से यह टॉपिक तैयार कर लेना। तो आपको अगर यह मेरे द्वारा करवाया गया जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता हो कि हमारे लिए उपयोगी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।